वेलकम बैक टू अमितन एकेडमी। आई होप आप सभी अपने ज़िंदगी में बेहतर कर रहे होंगे और बेहतरीन के तलाश में होंगे। तो आज आप सभी के लिए न्यू लेक्चर लेके आ गए हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स का। तो आइए देखते हैं आज की क्लास का एजेंडा क्या है। तो आज के क्लास का एजेंडा है, सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे ब्रेकिंग द प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इनपुट आउटपुट स्पेसिफिकेशन और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इनपुट वैलिडेशन, प्री कंडीशन एंड पोस्ट कंडीशन। तो इन सभी पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे और इसी के साथ हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे है ब्रेकिंग द प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम। तो इसको समझते हैं फर्स्ट पॉइंट के हेल्प से क्या होता है, कैसे होता है। तो इन कंप्यूटर साइंस की यदि बात करें तो उसमें क्या होता है कि सॉल्विंग ए लार्ज प्रॉब्लम डायरेक्टली, कोई लार्ज प्रॉब्लम है उनको यदि डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं तो वो अक्सर क्या करता है कि डिफिकल्ट होता है और कंफ्यूजन भी देता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि मेन प्रॉब्लम को जो है हम डिवाइड कर देते हैं स्मॉल पार्ट्स में और उसी को बोलते हैं सब प्रॉब्लम्स। आई होप यहां तक क्लियर होगा। और इस कंसेप्ट को जो है हम बोलते हैं प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन और मॉड्यूलर अप्रोच। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में है फ्लोइंग आर द रीजन फॉर ब्रेकिंग द प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम। यानी कि कुछ रीजन है जो हमारा प्रॉब्लम है उनको हमें डिवाइड करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है सब प्रॉब्लम में। तो उसमें सबसे पहला क्या है, टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। कोई हमारा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, काफी लार्ज प्रॉब्लम है, तो उनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम ब्रेक डाउन करते हैं। पहला रीजन तो ये है। नेक्स्ट रीजन है टू मेक सॉल्यूशन इजियर। कोई प्रॉब्लम है उनका जो सॉल्यूशन होता है, वो जो बनाते हैं सॉल्यूशन, वो आसान बन पाए और सिस्मेटिक वे में बने, सिस्मेटिक ढंग से बने। तो ये भी एक रीजन है जिसके चलते हम एक प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में हम डिवाइड करते हैं। थर्ड रीजन है टू एलो रीयूज ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन रहता है प्रॉब्लम को वो हम बार बार यूज कर पाए, तो इस चीज को भी ये एलो करता है। तो इसके कारण भी हम डिवाइड करते हैं कोई प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में। फोर्थ है टू रिड्यूस एरर। एरर को कम करने के लिए और मेक डिबगिंग, और डिबगिंग करने के लिए, यानी कि डिबगिंग का मतलब आपको पहले भी बताया हुआ है कि इसका मीनिंग होता है फिक्स करना, फिक्स द एरर। यानी कि जो एरर आ रहा है, जो गलती मिस्टेक आ रहा है, उनको सही करना, उसी को कंप्यूटर लैंग्वेज में बोलते हैं डिबगिंग करना। ठीक है, इन सभी चीजों को रिड्यूस करता है। चार रीजन है जिसके चलते हम एक प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं। तो आपको एग्जाम में पूछ भी सकता है कि रीजन क्या है कोई भी प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम डिवाइड करने का। यदि नहीं भी पूछे तो आप ये सब कुछ लिख के आना, यदि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे इसी चीज को एग्जांपल के हेल्प से हम समझते हैं। कैलकुलेट द टोटल एंड एवरेज मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट ऑफ ए स्टूडेंट। एक स्टूडेंट है, उनके 5 सब्जेक्ट का जो एवरेज मार्क्स क्या होगा और उनका टोटल क्या होगा, उन चीजों को हमें कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गया। अब इस प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे कि डिवाइड कर देंगे, ब्रेक कर देंगे छोटे छोटे सब प्रॉब्लम में। ठीक है, सबसे पहला है रीड द मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट। जितना भी सब्जेक्ट है, यानी कि 5 सब्जेक्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 5 सब्जेक्ट का बात क्या जा रहा है। तो 5 सब्जेक्ट का हम सबसे पहले मार्क्स ले लेंगे, ठीक है, एज ए इनपुट। नेक्स्ट है कैलकुलेट द टोटल मार्क्स। जितना भी मार्क्स है टोटल उनको ऐड कर लेंगे। सपोज दैट एक ए है, एक बी है, सी है, डी है और ई है, ये सब सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम टोटल कर लेंगे सेकेंड वाले में। ठीक है, फर्स्ट वाले में क्या करेंगे, इन सभी का वैल्यू ले लेंगे। ओके, और थर्ड में क्या करेंगे, कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स। और हम थर्ड वाले स्टेप में थर्ड एक मॉड्यूल बनाएंगे, थर्ड सब प्रॉब्लम रहेगा, उसमें हम क्या करेंगे कि एवरेज कैलकुलेट करेंगे। एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है फार्मूला कि सम ऑफ टोटल सब्जेक्ट होगा और डिवाइडेड नंबर ऑफ सब्जेक्ट। तो 5 टोटल सब्जेक्ट है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमें दे देगा एवरेज। ठीक है, एवरेज दे देगा। और फोर्थ है
डिस्प्ले टोटल एंड एवरेज मार्क्स। जो टोटल आएगा, टोटल जो भी सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट का टोटल मार्क्स क्या आएगा वो हम डिस्प्ले कर देंगे, और एवरेज मार्क्स क्या आया वो भी हम डिस्प्ले कर देंगे। तो ये हमारे पास 4 मॉड्यूल बनेगा, 4 सब प्रॉब्लम रहेगा। एक हमारे पास मेन प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। तो अब हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्टूडेंट का मार्क्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल मार्क्स कितना होगा और उसका एवरेज क्या होगा। तो इस तरह से हम किसी भी स्टूडेंट का फाइंड आउट कर सकते हैं, एवरेज मार्क्स और टोटल। ठीक है, आई होप क्लियर होगा आपको। तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे है एडवांटेज। फर्स्ट क्या है, सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी यानी कि सिंपल बना देता है। ईच मॉड्यूल इज स्मॉलर एंड इजियर टू अंडरस्टैंड। जो भी मॉड्यूल हम डिफरेंट बनाते हैं, सब प्रॉब्लम के लिए अलग अलग मॉड्यूल बनता है, उसके थ्रू हम सॉल्व करते हैं अपना प्रॉब्लम को, तो वो काफी स्मॉल रहता है और समझने के लिए भी काफी आसान रहता है। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट है रीयूजेबिलिटी, यानी कि हम उन चीजों को बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे कि पहले स्लाइड में, इससे पहले वाले स्लाइड में हम डिस्कस किए थे एग्जाम्पल में, कि हम मल्टीपल स्टूडेंट का हम मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हैं और एवरेज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक ही मॉड्यूल बनाना पड़ेगा और हम मल्टीपल स्टूडेंट का कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज मार्क्स और टोटल मार्क्स। ठीक है, तो यही रीयूजेबिलिटी है। बोल रहा है कि मॉड्यूल्स कैन बी यूज अगेन इन अदर प्रोग्राम, दूसरे प्रोग्राम में भी हम उस मॉड्यूल को यूज कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड है इजी डिबगिंग। जो डिबगिंग करना है वो काफी आसान हो जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है एरर्स आर इजी टू लोकेट एंड करेक्ट। जो भी एरर्स आएगा उनको हम आसानी से सही कर सकते हैं। ठीक है। फोर्थ है पैरेलल डेवलपमेंट। पैरेलल डेवलपमेंट क्या होता है, डिफरेंट प्रोग्रामर्स कैन वर्क ऑन डिफरेंट मॉड्यूल्स। सपोज दैट कि एक मेन प्रॉब्लम है और उस मेन प्रॉब्लम का अलग अलग मॉड्यूल बना दिए हैं, तो एक ही प्रॉब्लम का, एक ही प्रोग्राम का डिफरेंट मॉड्यूल पे डिफरेंट प्रोग्राम और वर्क कर रहा है, तो इसको बोलते हैं पैरेलल डेवलपमेंट। एक साथ कई सारा मॉड्यूल रेडी हो रहा है। इससे क्या होगा कि हमारा जो प्रॉब्लम है, जो हमारा प्रोजेक्ट रहेगा, वो काफी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा ये चीज। लास्ट है मेंटेनेंस। प्रोग्राम्स आर इजी टू मेंटेन एंड अपडेट। प्रोग्राम, इससे क्या होता है कि जब मॉड्यूल अलग अलग मॉड्यूल में रहता है, सब प्रॉब्लम में रहता है, तो काफी आसान हो जाता है उसको मेंटेन करना और अपडेट करना। आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे है इनपुट आउटपुट स्पेसिफिकेशन। तो इसको फर्स्ट पॉइंट के हेल्प से हम समझते हैं। ये क्या करता है कि इनपुट आउटपुट स्पेसिफिकेशन डिफाइन करता है किन चीजों को, तो व्हाट डेटा ए प्रोग्राम विल टेक एज ए इनपुट, यानी कोई एक प्रोग्राम है वो किस टाइप के डेटा को एज ए इनपुट लिया है, उन चीजों को डिफाइन करता है। और वो डिफाइन करता है व्हाट इट विल बी प्रोड्यूस एज आउटपुट, और वो क्या आउटपुट के रूप में हमें प्रोवाइड करवाएगा, प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इन चीजों को ये डिफाइन करता है इनपुट आउटपुट स्पेसिफिकेशन। आई होप आपको क्लियर होगा ये पॉइंट्स। तो सबसे पहला एक है इनपुट स्पेसिफिकेशन। ये क्या करता है, ये क्या डिफाइन करता है, इट डिफाइंस, एक तो डिफाइन करता है कि व्हाट डेटा द प्रोग्राम विल रिसीव, यानी कि कौन सा डेटा कोई प्रोग्राम लिया है, और दूसरा है ये डिस्क्राइब करता है कि डेटा के टाइप को, फॉर्मेट को, किस फॉर्मेट में वो हमें आउटपुट देगा, और रेंज ऑफ इनपुट डेटा, और जो इनपुट डेटा है उसके रेंज को भी ये डिस्क्राइब करता है। आई होप ये भी पॉइंट क्लियर होगा। तो आप यहाँ पे एग्जांपल भी देख सकते हैं कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसमें हमें कैलकुलेट करना है कोई एक रेक्टेंगल का एरिया को। तो हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। आई होप आपको पता होगा रेक्टेंगल क्या होता है। ठीक है, ये L यानी कि लेंथ है और ये B ब्रेथ है। ठीक है, इसका एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू B। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट हमें पता चल गया लेंथ है और ब्रेथ है। ठीक है, नेक्स्ट में हम डेटा टाइप, किस टाइप का डेटा रहेगा, वो रहेगा रियल नंबर। आई होप रियल नंबर आपको पता होगा। रियल नंबर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, रेशनल नंबर होता है p/q के फॉर्म में, और q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, इरेशनल नंबर क्या होता है,
वो p/q के फॉर्म में नहीं होता है। वो एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हो √2, √3, √5 ये सब इरेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, तो लास्ट में एक और है हमें रेंज। रेंज भी पता होता है कि जैसे लेंथ है, लेंथ का साइज क्या है, 0 से लार्जर देन होना चाहिए, और बी का भी, ब्रेथ का भी साइज 0 से ग्रेटर देन होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें एक रेंज में दिया गया है। तो आप समझ सकते हो इनपुट आउटपुट स्पेसिफिकेशन को एग्जांपल के हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे है आउटपुट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, ये क्या डिफाइन करता है, सबसे पहले डिफाइन करता है व्हाट द प्रोग्राम विल डिस्प्ले एज द रिजल्ट, यानी कि कोई प्रोग्राम है वो क्या डिस्प्ले करेगा एज ए आउटपुट, रिजल्ट के रूप में, उन चीजों को ये डिफाइन करता है। और दूसरा है द फॉर्मेट एंड डेटा टाइप ऑफ द आउटपुट, जो आउटपुट रहेगा उसका डेटा टाइप और फॉर्मेट को भी ये डिफाइन करेगा, इन दो चीज को। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एग्जाम्पल, जो आउटपुट है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये डिस्प्ले करना है, ए इक्वल टू एल इंटू बी, ए फॉर एरिया, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा है, और टाइप ये रियल नंबर को ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और ये किस फॉर्मेट में रहेगा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, फिर यहाँ पे डॉट इस तरह से रहेगा, कॉलम लगा हुआ, और फिर उनका वैल्यू रहेगा इस तरह से। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में आप लिख सकते हो आउटपुट को। आई होप क्लियर होगा। अब इनपुट आउटपुट स्पेसिफिकेशन का इंपोर्टेंस क्या है, उन चीजों को देखते हैं। सबसे पहला क्या है, क्लैरिफाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रॉब्लम। कोई एक प्रॉब्लम है, उनका जो रिक्वायरमेंट है उसको सबसे पहले क्लैरिफाई करता है। ठीक है, क्लियर करता है कि आपके प्रॉब्लम का क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है हेल्प्स द प्रोग्रामर इन डिजाइनिंग एल्गोरिथम। ये काफी हेल्प करता है प्रोग्रामर को डिजाइन करने में एल्गोरिथम को। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिवेंट्स इनपुट एंड आउटपुट एरर। जो इनपुट और आउटपुट एरर होता है, इन चीजों से भी ये बचाने का काम करता है। ठीक है, लास्ट है इंप्रूव्स कम्युनिकेशन बिटवीन द डिजाइनर एंड यूजर। जो बनाता है, जो डिजाइनर होता है, और यूजर जो उसे यूज करता है, उन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है, इन चीजों को भी काफी ये इंप्रूव करता है। आई होप आपको ये सारा पॉइंट्स क्लियर होगा अच्छे से। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे है इनपुट वैलिडेशन, प्री कंडीशन एंड पोस्ट कंडीशन। इन सभी पॉइंट्स को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे है इनपुट वैलिडेशन। इनपुट वैलिडेशन क्या होता है, उन चीजों को हम समझते हैं। यहाँ पे इनपुट वैलिडेशन मींस, इसका मीनिंग क्या होता है कि चेकिंग वेदर द इनपुट वैल्यूज गिवन बाय द यूजर, यानी कि जो भी इनपुट वैल्यू मिलता है यूजर के हेल्प से, उन चीजों को ये चेक करता है कि क्या वो इनपुट करेक्ट है या कंप्लीट है और एक्सेप्टेबल बिफोर प्रोसेसिंग। जो प्रोसेसिंग होगा प्रोग्राम का, उससे पहले वो एक्सेप्टेबल है भी या नहीं है। तो इन सभी चीजों को वो चेक करने का काम करता है। तो इसी को बोलते हैं इनपुट वैलिडेशन। आई होप क्लियर होगा आपको। तो अब इसका पर्पस क्या है, तो सबसे पहला है टू प्रिवेंट इनवैलिड डेटा फ्रॉम एंटरिंग द सिस्टम। जब हम सिस्टम से जो इंटर करते हैं इनपुट वैल्यू, उस टाइम जो है इनपुट को इनवैलिड ना आ जाए, उन चीजों को ये बचाने का काम करता है, उन चीजों को ये रोकने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है टू अवॉइड अनएक्सपेक्टेड प्रोग्राम बिहेवियर। मतलब ये अवॉइड करता है कि अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर, कोई भी प्रोग्राम ऐसा बिहेव ना कर दे कि जो हम उससे एक्सपेक्ट ही ना करते हो। ठीक है, थर्ड है टू इंश्योर करेक्टनेस। ये इंश्योर करता है करेक्टनेस को भी और सिक्योरिटी को भी, इन दोनों चीजों को भी ये इंश्योर करता है। आप यहाँ पे एग्जांपल भी देख सकते हो। इफ ए प्रोग्राम एक्सेप्ट्स मार्क 0 to 10, कोई एक हमारे पास प्रोग्राम है, वो एक्सेप्ट कर रहा है 0 से लेकर के 10 तक का मार्क्स को। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन भी कुछ रेंज भी दिया हुआ है कि देन एनी नंबर आउटसाइड दिस रेंज लाइक -5 और 150, यानी कि निगेटिव नंबर ना हो और 100 से ज्यादा भी ना हो, तो उस केस में क्या होगा कि वो रिजेक्ट हो जानी चाहिए। तो इसके लिए हम कैसे लिख सकते हैं, तो आपको एक बताते हैं कोड ही लिख करके। इफ यहाँ पे मार्क्स है, मार्क्स हमें दिया हुआ कि 0 से 100 के बीच ही होना चाहिए, तो हमारा जो मार्क्स होगा वो ग्रेटर देन
और इक्वल टू 0 होगा और एंड, इस तरह से एंड लिखते हैं, यानी कि एंड कहने का मतलब है कि दोनों कंडीशन ट्रू होगा तब जाकर के ये ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा। ठीक है, तो मार्क्स हमारा एक तो 0 से ग्रेटर देन और इक्वल होगा तो चलेगा, अदरवाइज वो 100 के बराबर या उससे छोटा होगा तो चलेगा। मार्क्स लेस देन इक्वल टू 100, तो इस केस में क्या होगा कि हमारा जो एक्सेप्ट हो जाएगा मार्क्स। ठीक है, इस केस में एक्सेप्टेबल होगा, एक्सेप्ट मार्क्स। ठीक है, अब एल्स वाले में क्या होगा, जैसे कि इस रेंज से 0 या 0 से ग्रेटर देन नंबर नहीं आया या 100 या 100 से स्मॉलर देन नंबर नहीं आया, तो उस केस में क्या होगा कि इसका नंबर जो है, जो नंबर आएगा, जो भी मार्क्स रहेगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रिजेक्ट मार्क्स। ठीक है, मार्क्स को रिजेक्ट कर देगा। आई होप आपको क्लियर होगा ये एग्जांपल। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है, समझते हैं प्री कंडीशन को। प्री कंडीशन इज ए कंडीशन, प्री कंडीशन क्या है, एक कंडीशन है that must be true before the algorithm or function executes। वो ट्रू होनी चाहिए कब, तो एल्गोरिथम और फंक्शन को एग्जीक्यूट होने से पहले ही। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट है इट स्पेसिफाई व्हाट द प्रोग्राम एक्सेप्ट्स बिफोर रनिंग, और ये इन चीजों को भी स्पेसिफाई करता है कि प्रोग्राम क्या एक्सेप्ट करेगा रन होने से पहले। ठीक है, नेक्स्ट आप एग्जांपल भी देख सकते हो, इन ए डिवीजन ऑपरेशन, सपोज दैट कोई डिवीजन हो रहा है, किसी नंबर को हम डिवाइड दे रहे हैं किसी नंबर से, तो वो डिवाइजर जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए। आपको क्लियर शायद पता होगा डिवाइजर क्या होता है। सपोज दैट 5 से हम 27 में डिवाइड दे रहे हैं, तो ये जो है ये 5 ये कहलाएगा डिवाइजर। ठीक है, तो ये 5 जो है ये 0 नहीं होनी चाहिए। यदि हम किसी भी नंबर को 0 से दे रहे हैं तो आप कंप्यूटर लैंग्वेज में वो इनफिनाइट हो जाता है, वो वैलिड ही नहीं होता है। ठीक है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आप सी में प्रोग्रामिंग करोगे तो यदि किसी नंबर में 0 से डिवाइड दे रहे हो तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, इनवैलिड है वो चीज। ठीक है, वैलिड ही नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, डिवाइजर जो है 0 नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन हमारा प्री कंडीशन है। ठीक है, आप समझ सकते हो इन चीजों को। लास्ट में समझने के लिए लिखा हुआ भी कि इफ प्री कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाइड, यदि प्री कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो प्रोग्राम में गिव रॉन्ग आउटपुट और क्रैश। जो हमारा प्रोग्राम है वो एक तो गलत आउटपुट भी दे सकता है और हो सकता है हमारा प्रोग्राम भी क्रैश हो जाए। ठीक है, आई होप ये अच्छे से समझ में आया होगा आपको प्री कंडीशन एग्जांपल के साथ। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे है पोस्ट कंडीशन। तो पोस्ट कंडीशन को समझते हैं। पोस्ट कंडीशन इज ए कंडीशन, पोस्ट कंडीशन भी क्या है, एक कंडीशन है डेट मस्ट बी ट्रू आफ्टर द एल्गोरिथम और फंक्शन फिनिशेज एग्जीक्यूशन, यानी कि ये भी ट्रू होनी चाहिए बट बाद में, किन चीजों के बाद में, एल्गोरिथम और फंक्शन को एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाने के बाद इसका ट्रू होना चाहिए कंडीशन। तो ये होता है पोस्ट। पोस्ट का मतलब ही होता है बाद, आप याद रखना, बाद। ठीक है, और प्री का मतलब होता है पहले। ठीक है, तो आप याद रखना ये चीज, प्री यानी कि पहले, पोस्ट यानी कि बाद। कोई भी कंडीशन ट्रू हुआ पहले हो गया तो वो प्री कंडीशन कहलाएगा, और कोई भी कंडीशन ट्रू हुआ बाद में तो वो पोस्ट कंडीशन कहलाएगा। ये सिंपल लैंग्वेज आप याद रख सकते हो। ठीक है, पॉइंट है इट इंश्योर दैट द आउटपुट प्रोड्यूसेड बाय एल्गोरिथम इज करेक्ट। ये इन चीजों को भी इंश्योर करता है कि जो आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है एल्गोरिथम के हेल्प से वो भी करेक्ट है। ठीक है, आप एग्जांपल के हेल्प से भी समझ सकते हो। इन ए सॉर्टिंग एल्गोरिथम, जो सॉर्टिंग का एल्गोरिथम जो होता है उनमें क्या होता है कि आफ्टर कंप्लीशन, जब वो सॉर्टिंग का एल्गोरिथम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद द एरे शुड बी अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, तब जाके जो एरे जो है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में वो अरेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पोस्ट कंडीशन।
आई होप क्लियर होगा आपको ये सारा पॉइंट्स। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे है इंपोर्टेंस ऑफ प्री और पोस्ट कंडीशन। ये दोनों कंडीशन का क्या इंपोर्टेंस है उन चीजों को समझते हैं फर्स्ट पॉइंट के हेल्प से। इंश्योर्स करेक्टनेस ऑफ द एल्गोरिथम। जो एल्गोरिथम होता है उनका करेक्टनेस को ये इंश्योर करता है, प्री और पोस्ट कंडीशन। नेक्स्ट है हेल्प्स इन डिबगिंग एंड वेरिफिकेशन। ये हेल्प करता है डिबगिंग में भी और वेरिफिकेशन में भी। थर्ड है बिल्ड्स ट्रूथ। ये ट्रूथ को भी बनाता है प्रोग्राम रिलायबिलिटी में। आई होप ये भी क्लियर होगा। थर्ड है प्रोवाइड्स ए लॉजिकल स्ट्रक्चर फॉर टेस्टिंग। जो टेस्टिंग होता है उनके लिए लॉजिकल स्ट्रक्चर को भी ये प्रोवाइड करता है, प्री और पोस्ट कंडीशन। आई होप आपको ये सारा पॉइंट्स क्लियर होगा अच्छे से। तो इसी के साथ आपका आज का लेक्चर द एंड हो रहा है और आपका फर्स्ट यूनिट भी कंप्लीट हो रहा है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को। बहुत जल्द आपको सेकेंड यूनिट का भी लेक्चर एक एक टॉपिक्स क्लियर होते हुए आपके प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एंड वॉचिंग द वीडियो।